नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके अंतर्गत आता है। देखिए, जो न्यायिक समीक्षा होती है यानी कि जुडिशियल रिव्यू होती है, वो सिर्फ शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। देखिए, हाई कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वो नहीं है। न्यायिक समीक्षा मतलब कि कोई भी कानून बनाया संसद उस पर पूरा वो समीक्षा कर सकता है और उसको मतलब कि ये घोषित कर सकता है कि ये सही है या नहीं है। यानी कि अगर गलत है तो उसको नल वॉइड घोषित कर सकता है। यानी कि विधायिका द्वारा बनाए गए जितने भी कानून हैं उस सभी कानूनों की न्यायिक समीक्षा कौन करता है? आपके सुप्रीम कोर्ट करते हैं। ठीक है, ये हाई कोर्ट का विषय नहीं है, ये आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके ऑप्शन हाई कोर्ट भी दे रखे हैं। ठीक है, या सभी न्यायालय के बारे में भी दे रखा है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कितने सत्र आयोजित किए गए थे? देखिए, भारतीय संविधान के 11 सत्र आयोजित किए गए थे। देखिए, इस तरह से भी याद रखेंगे, 2 वर्ष 18 दिन लगा था, 11 महीना लगा था भारतीय संविधान को बनाने में। ठीक है, भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। तो उसी में से एक उठा के रख देंगे कि इसमें अगर सत्र की बात करें तो 11 महीना मतलब कि 11 सत्र, इस तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, कि 11 सत्र आयोजित हुआ था भारतीय संविधान बनाने में। ठीक है, एक चीज़ पूछा जाता है संपत्ति सूची के विषय और से संबंधित एक चीज़ पूछा जाता है। संपत्ति सूची के विषय पे कार्यकारी शक्ति यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर सिर्फ राज्य के पास होता है, लेकिन विधायक की जो पावर होता है यानी विधायी शक्ति होती है यानी कि लेजिस्लेटिव शक्ति होती है, वो केंद्र और राज्य दोनों के पास होती है। आपको पता है कि जो संपत्ति सूची है उस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलके कानून बनाते हैं। तो कानून बनाते हैं मतलब कि लेजिस्लेटिव पावर किसके पास हो गया? राज्य और केंद्र दोनों के पास। लेकिन अगर उसको एग्जीक्यूट करने की बात करें, मतलब कि उसको एग्जीक्यूट मतलब कि क्रियान्वित करने की बात की जाए, तो वो राज्य में क्रियान्वित होता है। तो यानी कि इसको इस तरह से याद रखेंगे कि एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो सिर्फ राज्य के पास होता है, यानी कि केंद्र के पास नहीं होता है, सिर्फ राज्य के पास होता है। लेकिन विधायी जो शक्ति होती है संपत्ति सूची के, वो दोनों के पास होती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय बनाता है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय है और आपके हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का मतलब आपको मैंने बताया था कि मतलब कि जितने भी ये जजमेंट देते हैं वो एक प्रकार का कानून बन जाता है। कानून मतलब कि उसको भविष्य में कोई भी न्यायालय सबऑर्डिनेट न्यायालय की बात कर रहा, कोई भी न्यायालय उस जजमेंट को बेसिस मान के, यानी कि उस जजमेंट को बेसिस मान के कोई भी फर्दर जजमेंट दे सकते हैं। जैसे सपोज कोई जजमेंट दिया कि किसी की हत्या करना कानूनन जुर्म नहीं है, कोई मतलब कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बोला, तो अब अगर छोटे मोटे जो न्यायालय होंगे वो अब जजमेंट देंगे तो ये मान लेंगे कि जब शुरू में जजमेंट मिल चुका है कि किसी की हत्या करना जुर्म नहीं है, तो जो निचला जो अदालत हो गए वो सभी ये मान के चलेंगे कि अब हत्या करना या मतलब कि जुर्म के कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको याद करना है कि ये जो अभिलेख न्यायालय होता है उसका प्रॉपर एक रिकॉर्ड रखा जाता है और ये एक प्रकार का जो जजमेंट होता है उसके बेसिस पे फर्दर जजमेंट कोई भी न्यायालय दे सकती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, किसके अनुमोदन के बिना किसी भी कर या व्यय को लगाया नहीं जा सकता? तो संसद के अनुमोदन के बिना किसी भी कर और व्यय को नहीं लगाया जा सकता है। कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून को सभी अदालतों पे बाध्यकारी मानता है? यानी कि अगर कोई कानून सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बोला गया या बताया गया या घोषित किया गया, तो वो जो कानून है वो सभी अदालतों पे बाध्यकारी होगा। ये आर्टिकल 141 करता है। देखिए, 141 को कैसे याद करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय एक चेयर पे बैठा हुआ, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो एक चेयर पे बैठे हैं जिसके 4 पैर होते हैं चेयर के, और उसके
इस साइड में कौन सा न्यायालय है, उच्च न्यायालय, और इसके इस साइड में कौन सा न्यायालय है, आपके जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है वो। तो यानी कि इधर भी एक न्यायालय है, 141 को इस तरह से याद रखें कि इधर भी एक न्यायालय है, इस मुख्य न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के इधर भी एक न्यायालय है और इधर भी एक न्यायालय है, इधर डिस्ट्रिक्ट वाला न्यायालय है और इधर हाई कोर्ट वाला न्यायालय है। तो यानी कि जो चेयर पे बैठे हैं उसके इधर भी एक न्यायालय है और इधर भी न्यायालय है, और ये जो बोलेगा इसको भी मान्य होगा और इसको भी मान्य होगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे कि कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून को सभी अदालतों पे बाध्यकारी मानता है, 141। ठीक है, अगला देख लेते हैं, राज्यसभा में राज्यों को प्रदान किया जाता है। राज्यसभा में देखिए, राज्यों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। जैसे यूएसए में क्या है कि एक राज्य अगर छोटा भी है फिर भी इससे 2 कैंडिडेट राज्यसभा में हो गए, यानी कि उच्च सदन में हो गए। बड़ा भी स्टेट है फिर भी इससे 2 सदस्य उच्च सदन में हो गए। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो गोवा के बारे में जानते होंगे कि एक ही सदस्य राज्यसभा में। और अगर हम बात करें कि यूपी के, तो यूपी में 80 सदस्य हैं। तो इस तरह से आप मान के चलिए कि मतलब कि जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा का सदस्य चुनाव होता है राज्यसभा में। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि जनसंख्या के आधार पे, ताकि आकार के आधार पे। यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि जनसंख्या और आकार दोनों के आधार पे प्रतिनिधित्व का चुनाव होता है राज्यसभा में, जो कि गलत है, सिर्फ जनसंख्या के आधार पे ही होता है। अगला देख लेते हैं, मौलिक अधिकारों किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है। देखिए, एक वर्ड होता है कि सस्पेंड करना, एक वर्ड होता है टर्मिनेट करना। दोनों में कन्फ्यूजन आपको होगी। टर्मिनेट का मतलब कि वो सदा के लिए उसको नौकरी से निकाल दिया, और सस्पेंड का मतलब कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक उसको नौकरी से बाहर किया गया है। ठीक है, यानी कि उसको पेंशन मतलब कि हाफ पैसा मिलते रहेंगे। सस्पेंड रहेगा तो क्या होता है कि हाफ पैसा मिलता रहता है, लेकिन उसकी जॉब रह जाती है। लेकिन टर्मिनेट मतलब क्या होता है, टर्मिनेशन मतलब क्या होता है कि पूरी जॉब ही आपकी चली जाएगी, अब आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया टर्मिनेशन। तो यहाँ पे निलंबन की बात कर रहा है, यानी कि सस्पेंड की बात कर रहा है। तो अगर मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करना है तो वो राष्ट्रपति करते हैं। कब करते हैं? आपातकाल के दौरान। अगर टर्मिनेशन करना है तो संसद करता है। ठीक है, संसद करता है। जैसे कि आपके मतलब कि पता है कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको टर्मिनेट कर दिया गया, यानी कि उसको हटा दिया गया। ठीक है, और ये जो मतलब कि निलंबन हुआ वो तो आपातकाल के बाद पुनः मतलब कि लौट जाता अपनी स्थिति में। ठीक है, लेकिन जब हम इसको टर्मिनेट कर देते हैं तो वो नहीं लौटता। जैसे आपके संपत्ति रखने का जो अधिकार है, पहले फंडामेंटल राइट था, उसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा की सीटें 250 से अधिक नहीं हो सकती है? यानी कि राज्यसभा के स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। ठीक है, कि कैसी होगी राज्यसभा के स्ट्रक्चर, ऐसा ये बात कर रहा है। तो ऐसी होगी, कैसी होगी? ऐसी। ऐसी मतलब 80। ठीक है, ऐसी होगी 80। इस तरह से हम याद करेंगे कि कैसी होगी राज्यसभा का स्ट्रक्चर, जिस मतलब कि ऐसी होगी। ऐसी मतलब अनुच्छेद 80 ये कहता है कि जो राज्यसभा में है वो 250 से ज़्यादा सदस्य नहीं होंगे, और 238 यूनियन टेरिटरी और राज्य से चुने जाएंगे। यानी कि यह स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। कैसी होगी? ऐसी होगी, यानी कि अनुच्छेद 80 इसके बारे में कहता है। ठीक है, तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।